हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी आ गया है और आप सबको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 1 मार्च को शुरू होने वाला है। यानी 1 मार्च 2024 को आपका पेपर है और फिर दूसरा है 2 मार्च को, यानी 2 मार्च 2024 को पेपर है। ठीक है, तो आपके जो साइंस का और मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 1 तारीख को है, सेकेंड शिफ्ट में। क्लियर है। दूसरा चीज़ क्या है, आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, OMR बेस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और एक सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए JCERT यानी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा आपका मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है, जारी किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में विज्ञान के जो मॉडल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं उसके हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर हालांकि आप जब मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें आपका आंसर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, लेकिन आप इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। डिटेल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि उसके आसपास से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या फार्मूला लगा हुआ है, कैसे बनेगा, ये भी हम देखेंगे। क्लियर है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। क्लास नाइन्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले आपका इस चैनल पे आएंगे और साथ ही साथ आपके आंसर की भी यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, सबसे छोटा रास्ता, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही क्या होता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है। आप उस रास्ता से गए या नहीं गए, आपने सही में रियल में आपने उस पाथ को कवर किया या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। विस्थापन हमेशा क्या होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा। तो ये जो रास्ता होगा ये क्या होगा, विस्थापन। जैसे मान लीजिए ए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ आया और फिर ऐसे यहाँ तक पहुँच गया। अब ए बी सी डी ई, तो इसका पाथ जो होगा ये यही रास्ता फॉलो किया। ये से बी के पास गया, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास, रास्ता इसने यही फॉलो किया। तो जब इसने रास्ता यही तय किया तो ये टोटल जो दूरी, इसको क्या बोलेंगे, दूरी। जितना रास्ता उसने तय किया जैसे जैसे गया उसको हम लोग बोलेंगे दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, वो ए से ई के बीच में सबसे छोटा रास्ता, यानी सीधा जो स्ट्रेट लाइन होगा बिटवीन ए, क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआती जो हो रहा है यहाँ ये प्लेस है, और ई क्या है, फाइनल पोजीशन, अंतिम, ठीक है, स्थान। तो शुरू का स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो इस दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो वृत्ताकार पथ ये है, ठीक है, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है। अब इसकी त्रिज्या क्या है, आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। तो आधे वृत्त यानी यहाँ से चला, इस पोजीशन से यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो ये आधे वृत्त का विस्थापन क्या होगा। तो रास्ता इसने ये तय किया, सरकमफेरेंस पे तय किया है ना, इसके परिधि पर तय किया, लेकिन वो क्या होगा, इसकी दूरी होगी।
इसका विस्थापन क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो दूरी होगा वही क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। तो ये क्या है, डायमीटर यानी व्यास है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक भी आर, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2r। क्लियर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। ठीक है, वेग में प्रति सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज v माइनस यू बटा टी बराबर क्या होता है, ए यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्वरण का जो यूनिट होगा यानी इकाई होगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा, विस्थापन का केवल मीटर होगा, त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दूरी समय ग्राफ का ढलान किस मान को बताता है। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये है आपका डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, इन लोग दोनों के बीच में ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, तो ये जो ढलान होगा, ये स्लोप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है, जैसे मान लीजिए एक हम मान लीजिए कि ए और सी के बीच में ग्राफ है, ए और सी के बीच में ग्राफ है, और ए और सी के बीच का जो रिलेशन है मान लीजिए डी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी डी ए और सी में ये रिलेशन है, यानी डी बराबर क्या है, ए बटा सी, और ए और सी का ग्राफ है। तो जब भागा में रहेगा तो डी को निकालने के लिए हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, स्लोप यानी ढलान निकालना पड़ेगा। ठीक है, कब, जब ए और सी के बीच में ग्राफ है और डी जो है वो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, डी बराबर क्या है, ए बटा सी है। ठीक है, यानी डी का मान दोनों के भागा करने पर आए तो डी का मान निकालने के लिए आप उसका स्लोप निकालेंगे, ढलान निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए डी का संबंध इस तरह से है ए और सी के साथ, ए गुने सी, ठीक है, डी बराबर ए गुने सी, और ए और सी का ग्राफ दिया हुआ है, तो D का जो मान होगा वो क्या होगा, A और C का जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जो क्षेत्रफल बन रहा है, जो एरिया बनेगा, क्या बनेगा, एरिया बनेगा, जो क्षेत्रफल बनेगा वही क्या होगा, वही D का मान होगा। क्लियर है, तो जब अगर संबंध गुना में है तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और भागा का संबंध है तो हमें क्या निकालना होगा, ढलान या फिर स्लोप निकालना होगा। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप हो जाएगा ये tan थीटा बराबर या फिर इतना बटा इतना, ये जो ढलान होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बटा यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये जो होगा वो क्या होगा, डी बटा टी का मान होगा। अब डी बटा टी किसका किसका मतलब रिलेशन है डी और टी में, यानी दूरी बटा समय किसको बोलते हैं, चाल को। दूरी बटा समय किसको बोलते हैं, चाल को या फिर वेग को। अगर विस्थापन और दूरी एक ही है, मतलब अगर वो सीधी रेखा में गया हुआ है तो क्या होगा, वेग और चाल बराबर होगा, और वेग किसका क्या संबंध है, वेग बराबर दूरी बटा समय। अब जब दूरी बटा समय क्या है, भागा में है, तो वेग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, दूरी और समय के ग्राफ से ढलान निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। ठीक है, चलिए, तो दूरी समय ग्राफ के ढलान से किसका मान निकलता है भाई, तो ये किसका निकलेगा, वेग का, किसका निकलेगा, वेग का। क्लियर है, अब जैसे मान लीजिए एक जो आपको हमने बताया उसी बात पे, कि जैसे मान लीजिए दूरी, यानी दूरी क्या है, मान लीजिए डी है, ठीक है, और दूरी, रुक जाइए एक मिनट,
अगर क्वेश्चन इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पे आपका वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, यानी वेग है और समय है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये ग्राफ है। तो अगर आपका दूरी निकालने के लिए कहता, मान लीजिए कि वो सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा है, तो अगर दूरी निकालने के लिए कहता तो दूरी बराबर क्या होता, वेग गुने समय। भी और टी के बीच में कैसा संबंध होता, गुना का। तो दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ता, क्षेत्रफल। ठीक है। और ए बराबर यानी त्वरण बराबर क्या होता है, भी बटा टी। यानी अब किसका संबंध है, भागा का संबंध है। अब जब भागा का संबंध है तो भी और टी के ग्राफ में से ए को निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्राफ का ढलान निकालना होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो अच्छा, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा, इसका आंसर यहाँ है और इसका क्वेश्चन ये है, और इसमें ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इसमें है। मतलब दोनों का ये पलट दिया है। ठीक है, इसका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, लेकिन इसमें जिस जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो इसमें क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है, तो जड़त्व का। जड़त्व यानी इनर्शिया का। ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना पसंद करती है। ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और जब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है। चलिए, तो विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। क्लियर है। चलिए, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का आकार। तो किस पर निर्भर करता है, जड़त्व निर्भर होता है वस्तु का द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन के गति का कितना नियम है, 3 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे तब तक। दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग के परिवर्तन के दर को, है ना, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बल की जो परिभाषा होती है वो किस में होती है, दूसरा नियम में, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है। तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग निकालने के लिए कह रहा है, तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने चाल या फिर वेग। तो द्रव्यमान कितना है इसका, 0.5 गुने इसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे 10, 10 से ये कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 5। अब संवेग का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब कोई बस विराम में चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। विराम से चलती है तो वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो बस क्या, बाइक पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी, है ना, तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, और गाड़ी जब बंद होने लगी तो आप आगे की तरफ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम से होता है। क्या कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पर बैठे, तो अभी गाड़ी किस में है, रेस्ट में है, तो आपका जो बॉडी है, आपका शरीर है, वो भी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। लेकिन जैसे ही गाड़ी मोशन में आई तो जो पोर्शन आपके गाड़ी के टच में है वो तो तुरंत क्या हो गया, मोशन में आ गया, यानी पैर वाला भाग मोशन में आ गया। लेकिन जो शरीर है वो अभी रेस्ट में ही है। पैर आगे गया, मोशन में आगे चला गया, और शरीर पीछे, ऊपर वाला पोर्शन जो
गाड़ी के बॉडी में टच नहीं है, वो कहाँ जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है। और गाड़ी रुकने पर क्या होगा, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, तो गाड़ी आ गई रेस्ट में। अब जब गाड़ी रेस्ट में आ गई तो जो आपका पोर्शन, जैसे आप बैठे हुए हैं तो पैर कमर से नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तुरंत रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपका ऊपर वाला पोर्शन, शरीर वाला मतलब माथा वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, वो तो मोशन में ही रहना चाहेगा क्योंकि उसी अवस्था में है वो। तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और लेकिन शरीर का जो निचला वाला भाग है वो क्या होगा, गाड़ी के साथ रेस्ट में हो जाता है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। क्लियर है। तो जब गाड़ी रुकती है तो आगे की तरफ, और जब चलती है स्टार्ट होती है तो वो पीछे की तरफ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर, ठीक है, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल, और बल गुने विस्थापन। तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और विस्थापन का क्या हो जाता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है। तो 40 किलो कहाँ है, चंद्रमा पर। तो 40 किलो चाहे वो चंद्रमा पर रहे, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोना पर रहे, चाहे कोई भी ग्रह पर रहे, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है। वेट बदल जाएगा, भार बदल जाएगा। ठीक है। लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो चंद्रमा पर जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा। तो द्रव्यमान कितना हो गया, 40 गुने, अब इसमें क्या होगा, त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, गुना होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, 9.8, यानी नीचे करेंगे तो 10, ये कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, और 392, तो 392 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 392 न्यूटन। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 392 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास के हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। अपवर्तन, परावर्तन, विरलन, संपीड़न। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की वह प्रॉपर्टी, वह गुण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब एक माध्यम से आकर के किसी शीशा या अपवर्त परावर्तक पृष्ठ से टकराता है और टकरा करके प्रकाश की किरण उसी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, जिस दिशा से आई थी उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन। ठीक है। अब विरलन और संपीड़न ये दो चीज़ है। विरलन को इंग्लिश में बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, और संपीड़न का मतलब कंप्रेशन। तो जब साउंड वेव जाती है ना, यानी ध्वनि तरंगे, तो ये इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करते हुए जाएगी, यानी टच करेगी मतलब नज़दीक नज़दीक, और फिर दूर दूर। तो जब नज़दीक रहता है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न, और जब दूर दूर रहता है तो इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। तो जब संपीड़न की बात आ रही, उच्च घनत्व क्षेत्र की बात आएगी तो ये उच्च, ये निम्न, ये उच्च, ये निम्न। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। द फेनोमेनन वेयर साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड व्हाट। तो व्यतिकरण नहीं, मृग तृष्णा नहीं, गुंज, यानी मतलब इको। क्या हो जाएगा, इको। क्लियर है, ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो सबसे कम किस में होगा, गैस में। इसमें गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठीक है, ठोस में भी पाया जाता है और तरल में भी। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि इस डिग्री सेल्सियस पर, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट भी है ये, है ना, इस पर क्या करने लगता है? मेल्ट करने लगता है। इससे जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई मिला तो जो ठोस चीज़ है यानी जो बर्फ़ है यानी जो आइस है वो क्या करता है? पिघलना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पर फ्रीज भी करने लगेगा, जमने भी लगेगा। तो यहाँ ये जो 0 डिग्री सेल्सियस, इस पर ये तरल माध्यम अवस्था में भी पाया जाता है और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस में तो तरल में पाया जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? गैस और तरल दोनों में पाया जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या होगा? गैस में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है किसमें? पहला यानी 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। किसमें? प्रतिशत में। किसकी सांद्रता? विलयन की सांद्रता। तो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम शुगर। तो शुगर का मास कितना हो गया? मास मतलब द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20 ग्राम बटा विलयन का मास। विलयन का मास मतलब जो घोल बन करके तैयार हुआ था। जल कितना है? 100 ग्राम, और उसमें चीनी मिलाया गया कितना? 20 ग्राम। तो घोल कितना का बन के तैयार हो गया? 100 + 20 यानी 120। अब इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, गुने 100। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 2 से इसको काटिए 6 बार में, 2 से इसको काटिए 3 बार में, ये हो गया 50 बार में। अब 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 50/3 है तो 50 भी नहीं होगा। अब 50/3 यानी क्या हुआ? कितना हुआ? 50/3। अब 50/3 में 3 से भागा दीजिए 50 में, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना बचा? 2 बचा, बटा 3। 16:2/3%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व जो होता है, डेंसिटी, किसको बोलते हैं भाई? तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी, और आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब यानी केजी घन मीटर, इसी को क्या बोलेंगे? घनत्व का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन का है? विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ द इज ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन है ना, किसका प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो सबसे पहले यही गलत हो गया, समांगी मिश्रण नहीं है। निलंबन क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, ये भी गलत हो गया। यह एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यह विषमांगी मिश्रण है। ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, तो ये गलत। छान करके पृथक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कपूर को और नमक को डाल करके, है ना, और एक ही में मिक्स है वो, उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो जो कपूर है वो सीधा बिना लिक्विड में चेंज हुए, बिना द्रव अवस्था में गए, वो सीधे क्या बना देता है? गैस में। सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। तो अगर स्टेट, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो रही है, कहाँ? ठोस से सीधा गैस में। ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा अगर गैस में हो रही है अवस्था परिवर्तन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। क्लियर है?
चलिए, वाष्पीकरण से किसको अलग किया, तो कपूर और नमक के मिश्रण को किससे ठीक करेंगे हम लोग, तो ऊर्ध्वपातन से। ठीक है, चलिए, वाष्पीकरण से किसको करेंगे, चीनी पानी के घोल को कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से किसको करेंगे, इंक के डाई को कर सकते हैं। अपकेंद्रण से किसको करेंगे, माठा दही। ठीक है, मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं अपकेंद्रण से। चलिए आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, यानी मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, पहले परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, या कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए, ये दोनों साथ नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन की संख्या, दोनों संख्या में बराबर होते हैं, इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या तो प्रोटॉन की संख्या हो, उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों के समेशन को, योग को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, NH3 का, NH3 अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम का क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन है, सॉरी, नाइट्रोजन का क्या होता है, तो नाइट्रोजन का मास नंबर या फिर एटॉमिक मास जो होते हैं, है ना, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। एच का कितना होता है, 1। यहाँ पे एच कितना है, 3 गो, तो यानी 1 × 3। ठीक है, तो 14 + 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17U। 17U, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17U। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में CO2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। ठीक है, CO2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो यही क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दो नियम आपको पढ़ना है, एक स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, उसमें से एक है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो एक स्थिर अनुपात का नियम हो गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया वो दिया गया आपका जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नियम है, मतलब दूसरा क्या है, उसको पहला नियम कीजिए, एंटोनी डी लेवाइजर के द्वारा जो दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, एंटोनी डी लेवाइजर के द्वारा दिया गया। वो क्या है, कंजर्वेशन, यानी द्रव्यमान के संरक्षण पर वो आधारित है। ठीक है, वो किस पर है, द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है, यानी द्रव्यमान जो होता है उसका न तो फॉर्मेशन होता है, न तो उत्पत्ति होती है, और न तो उसका नाश होता है। ठीक है, न तो उसकी उत्पत्ति होती है, न तो उसका नाश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मोल में, इसको यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो किसमें है, मोल में है। तो 18 ग्राम जल, 18 जल का क्या है, H2O। तो H2O यानी क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2, 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 और 2 18। तो क्या है, 18 ग्राम का मोल कितना हुआ है, 1 मोल। 18 ग्राम का 1 मोल, तो 36 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 मोल। 18 ग्राम का 1 मोल हुआ तो 36 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो अणु क्या है कि 18 ग्राम में इतना अणु है। क्लियर है? 18 ग्राम में, क्योंकि इसका कितना आणविक द्रव्यमान कितना हुआ? 18। तो 18 ग्राम में कितना अणु होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पूछ कितना रहा है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम यानी इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है? अगर 36 ग्राम पूछे तो क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं? न्यूट्रल यानी जीरो। कितने चार्ज होते हैं? जीरो। प्रोटॉन पर +1 और इलेक्ट्रॉन पर -1। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन पर जीरो। ठीक है, कोई चार्ज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या है? निगेटिवली चार्ज प्रोटॉन, निगेटिवली चार्ज हीलियम एटम। तो निगेटिवली चार्ज तो होता ही नहीं है, तो अल्फा क्या है? पॉजिटिवली। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। तो क्या है वो? पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उसी का प्रयोग किया गया था, है ना। अब किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। किसके भिन्न संख्या? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का बराबर होना लेकिन द्रव्यमान का अलग अलग होना। तो द्रव्यमान का अलग अलग होना यानी अगर परमाणु संख्या बराबर है और द्रव्यमान अलग अलग है तो प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी। तो क्या अलग हो गया? न्यूट्रॉन। क्या अलग हो गया? न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग अलग होता है और उसी के कारण आइसोटोप्स का निर्माण होता है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसका समान परमाणु संख्या होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, सेलुलोज। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सेलुलोज। जो सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति जो रहती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? गोल्गी उपकरण नहीं, प्लास्टिड। हाँ, किसको होता है? प्लास्टिड को होता है। दो दो को होता है, प्लास्टिड को भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। लाइजोजोम क्या है? इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं यानी सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, और अंतर्द्रव्य जालिका यानी ये दो भाग में है। एक होता है SER यानी स्मूथ और दूसरा हो गया रफ, RER यानी खुरदरा। ठीक है, एक चिकना और दूसरा खुरदरा। चिकना क्यों? क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? लिपिड का। फैट यानी वसा और लिपिड का ये निर्माण करता है। ठीक है, और RER रफ क्या है? वो किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। किसको करता है? प्रोटीन का। ठीक है, चलिए। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो क्या हो रहा है? देखो, क्या देखोगे? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री यानी माइटोसिस, मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री। और समसूत्री, समसूत्री का मतलब हुआ, समसूत्री का मतलब हुआ माइटोसिस। और अर्धसूत्री का क्या हो गया? मियोसिस। तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो क्रोमोसोम क्या होता है? अधिया, आधा हो जाएगा। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? आधा। और जब समसूत्री होगा तो जितना क्रोमोसोम है माता में उतना ही क्रोमोसोम होगा संतति यानी डॉटर सेल में भी। क्लियर है? तो अगर
अगर 16 क्रोमोसोम है तो उस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, चलिए। दिया गया चित्र किस उत्तक का उदाहरण है? तो ये जो चित्र है आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह का जो चित्र है वो किसका उदाहरण है? पैरेनकाइमा का। किसका उदाहरण है? पैरेनकाइमा का। कॉलेनकाइमा का जो होगा वो किस तरह से होगा? इस तरह, मतलब ये इस तरह से देखना, मतलब इस तरह से, और इसी में भी फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये टाइटली पैक रहते हैं। बीच में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? किसका है? कॉलेनकाइमा का। किसका है? कॉलेनकाइमा का। तो ये किसका है भाई? तो ये किसका है? पैरेनकाइमा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉलेनकाइमा रहता था बीच में, जगह बड़ा होता है। ठीक है, यानी बीच वाला जो वैक्यूल का जगह होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, रसधानी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन पिक्चर तो हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 31, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? तो बादाम का छिलका, कोई भी कठोर चीज जो हो रहता है वो किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। कॉलेनकाइमा से क्या होता है? ये लचीलापन के लिए होता है। किसके लिए? लचीलापन के लिए। ठीक है, पैरेनकाइमा किसके लिए होता है? तो इसमें रक्त रिक्त रिक्त स्थान काफी होता है, और भोजन का भंडारण। अब काफी जगह होगा तो ये किसके लिए होगा? भोजन का भंडारण। भोजन किसके द्वारा बनाया गया? पत्ती के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि पैरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल मिल रहा है, जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल मिल रहा है उसको बोलेंगे क्लोरोन। ठीक है, क्लोरेन काइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा कब? जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल ऐड है तब। ठीक है, चलिए क्लोरेन काइमा क्या, कॉलेन काइमा, अच्छा इसी में पैरेन काइमा में क्लोरोफिल है तो क्लोरेन काइमा। अब जब बीच में उसमें हवा भरा हुआ है तो इसको बोलते हैं एरेन काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन काइमा। क्या बोलेंगे? एरेन काइमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। लिगामेंट क्या हो जाता है? बोन को बोन से, बोन को बोन से। अगर बोन, दो वो बोन अगर आपस में जुट रहे हैं, है ना, जुटे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्नायु। स्नायु यानी लिगामेंट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मांसपेशियों को अस्थि से। तो मांसपेशियों को अस्थि से किस कौन जोड़ता है? कंडरा। कंडरा यानी टेंडन। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? हल्की हड्डी, छोटी हड्डी, मतलब सॉफ्ट हड्डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उसका कोशिका संरचना हो सकता है। क्या हो सकता है? उनकी कोनिक जो कोशिका है उसकी संरचना होती है, उसी को वो क्या है? जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण यही है। ठीक है, क्या? कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखिए, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो इसका सीधा आंसर है मोनेरा। किस में आता है? मोनेरा। नील हरित शैवाल किस में आता है? बैक्टीरिया जो है इसमें आएगा मोनेरा में। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आप याद करके रखिए, ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा। ठीक है, चलिए दिए गए कौन सा रोग वायरस से होते हैं? वायरस से कौन सा रोग होगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो होगा वो भी क्या होगा? बैक्टीरिया। हैजा बैक्टीरिया। मलेरिया पैरासाइट्स। और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। ठीक है, फिर और क्या वायरस से हो सकता है? वायरस से पोलियो जो फेमस है, क्या है? पोलियो। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया से, हैजा किससे है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे है? बैक्टीरिया से है। चलिए संक्रामक रोग, संक्रामक मतलब एक रोग जो दूसरे में फैल जाए, है ना। तो संक्रामक रोग
पोलियो जो है संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, और क्षय रोग यानी टीबी, टीबी क्या है, पटने वाला बीमारी है, यानी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहत पोषक पदार्थ है, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, विषैले अणु को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या बोलेंगे भाई, तो अणु क्या हो जाएगा, O3, यानी ओजोन। O3 किसका सूत्र है, ओजोन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके जो मॉडल सेट है जो आपका दिया हुआ है, जो CRT के द्वारा जारी किया गया है, उसके हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन के कंप्लीट आंसर सहित देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स को लेकर के आएंगे, है ना, अलग सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।